नमस्कार। इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोर्स BES 143 गणित शिक्षण के अंतर्गत गणितीय अवधारणाओं के सीखने में विकासात्मक क्रम के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम पियाजे के विचारों को, ब्रूनर के विचारों को और वाइगॉत्स्की के विचारों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा के मुख्य उद्देश्य हमारे हैं जीन की पियाजे के विचारों को समझना, जिसमें उन्होंने जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी उसके बारे में जानना और उसको भली भांति समझना हमारा उद्देश्य है। उसके अंतर्गत हम स्कीमा की अवधारणा को समझेंगे, साथ ही साथ पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण जो बताए गए हैं उन चरणों के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हमारी इस चर्चा का उद्देश्य ये है कि जीरोम एस ब्रूनर के विचारों को हम समझें, जिसमें कि उन्होंने मुख्य रूप से जो संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण बताए हैं उनके बारे में हम लोग जानें और समझें कि वो 3 चरण क्या हैं और कैसे वो सीखने की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं, उनके क्या लक्षण हैं, इनके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। इसके साथ ही हम आज की इस चर्चा में वाइगॉत्स्की के भी विचारों को जानेंगे। वाइगॉत्स्की के विचारों में से सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा जो उन्होंने दी है वो संभाव्य विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPD के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की चर्चा की शुरुआत हम लोग जीन पियाजे के विचारों के साथ करेंगे, जिसमें कि उन्होंने 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो दी, स्कीमा की अवधारणा और संज्ञानात्मक विकास के चरण की अवधारणा। तो संज्ञानात्मक विकास के चरण को अगर हम देखें तो उन्होंने संवेदी गामक अवस्था बताई, जो कि सेंसरी मोटर पीरियड के नाम से भी हम इसको समझते हैं, जानते हैं। दूसरा उन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल पीरियड। तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था उन्होंने बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अगला और चौथी अवस्था उन्होंने बताई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। अब हम स्कीमा की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः एक स्कीमा बुद्धिमान व्यवहार या जिसको हम इंटेलिजेंट बिहेवियर कहते हैं, उसका एक बुनियादी निर्माण खंड है। सूचना को व्यवस्थित करने का एक रूप है जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति उन चीज़ों की व्याख्या करने के लिए करता है जिसके कि वह संपर्क में आता है और उसको सुनता है या स्पर्श करता है। इससे के द्वारा उसको जो अनुभव प्राप्त होता है वो सारा जो है अमूर्त रूप में जो उसके मस्तिष्क पटल पर होता है, वो स्कीमा की संरचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कीमा को हम ज्ञान की इकाई के रूप में भी समझ सकते हैं, जो वस्तुओं, क्रियाओं और जो अमूर्त अवधारणाएं जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट कहते हैं, उनके समझने के लिए जो एक हमारे मन में विचार होता है, जो इस तरह से जिसके संपर्क में हम वस्तुओं के आते हैं, उसके साथ जो हमारे विचार डेवलप होते हैं, उसको हम एक स्कीमा के रूप में समझ सकते हैं। हम स्थितियों को समझने के लिए, उनका जवाब देने के लिए इसी स्कीमा का हम उपयोग करते हैं। हम उन्हें संग्रह करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जो नई अवधारणाएं सीखनी है उसके लिए हम उसका उपयोग भी करते हैं। पियाजे के अनुसार किसी संज्ञानात्मक संरचना में विभिन्न प्रकार की स्कीमा होती है, जिसका हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। संज्ञानात्मक विकास भौतिक दुनिया के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना को व्याख्या करने के लिए 2 पदों की उन्होंने चर्चा की है। पहला है सम्मिलन, जिसे हम एसिमिलेशन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है समायोजन, जिसे हम एकमोडेशन के नाम से जानते हैं। अब ये सम्मिलन और समायोजन क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। आत्मसात करना या सम्मिलन तब होता है जब कोई भी शिक्षार्थी एक नया अनुभव मौजूदा स्कीमा से मेल खाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि किसी विद्यार्थी को हमें पूर्णांकों का योग समझाना है, तो पूर्णांकों को योग को समझाने के लिए अगर उसके पास ये है स्कीमा, उसकी ये है कि 2 पद हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, 5 और 7 हैं, इनको योग करना है, या 8 और 3 है, इनका योग करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा वो आसानी से बता लेगा, क्योंकि वो इसकी स्कीमा में इस तरह की अवधारणाएं बनी हुई हैं। लेकिन अगर उसको ये बताया जाए कि अगर हमें 5 के साथ साथ ऋणात्मक 3 को भी जोड़ना है, ऋणात्मक पूर्णांक को अगर हमें जोड़ना है,
क्योंकि वो मौजूदा स्कीमा जो है वो धनात्मक पूर्णांकों के जोड़ने के बारे में उसके बनी हुई है, तो वो इसको आसानी से जो है सम्मिलन नहीं कर पाता है। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब जैसे कि अभी हमने उदाहरण दिया कि धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ना है, उस अवस्था में सम्मिलन की अवस्था में वो रहता है कि जो नया अनुभव उसे हम प्रदान कर रहे हैं वो पूर्व की स्कीमा से मैच कर रहा है, तो वो आसानी से उसको सीख जाता है। लेकिन जब वो उसको बताया जाता है कि धनात्मक के साथ ऋणात्मक पूर्णांकों को भी हमें उसमें योग सिखाना है, तो वो उस अवस्था में उसको आसानी से वो पूर्व की स्कीमा के साथ वो मैच नहीं करता, तो वो द्वंद्व की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में हमें उसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से या कुछ गतिविधियों के माध्यम से इस नए ज्ञान को या नए अनुभव को उसे प्रदान करना होता है। और जब हम इस नए ज्ञान को उसको नए तरीके से बताते हैं, समझाते हैं, तब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो दूसरी स्थिति हमारी उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं कि वो समायोजन की स्थिति है, जिसको एकोमोडेशन की स्थिति कहते हैं। संज्ञानात्मक संरचना कक्षा के अंदर और बाहर के अनुभवों के आधार पर निर्मित की जाती है। बहुत सारी चीजें वो कक्षा के अंदर सीखता है और कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो क्लास के बाहर भी वो सीखता है और निरंतर यह परिवर्तित होती रहती है। इस पक्ष को समझने के पश्चात हम लोग संज्ञानात्मक विकास के जो महत्वपूर्ण चरण उन्होंने 4 दिए हैं उसके बारे में एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहली अवस्था उन्होंने बताई कि संवेदी गामक अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है जो जन्म से 2 वर्ष की अवधि के बीच होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो बच्चे के 2 वर्ष की अवधि से लेकर के 7 वर्ष के बीच की अवधि की दौरान अवस्था होती है। तीसरी अवस्था उसकी होती है संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था के बीच होती है। चौथी महत्वपूर्ण अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष के बीच की होती है। अब हम इन एक एक अवस्थाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली अवस्था हमारी है संज्ञानात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो जन्म से 2 वर्ष के बीच की होती है। इसमें बहुत सारी चीजें बच्चा जो है वो गामक क्रियाओं के माध्यम से समझता है और कंक्रीट चीजें उसके सामने जब रखी जाती हैं तो उनके उपयोग से जो कुछ भी सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो उसको आसानी से उन मूर्त वस्तुओं के माध्यम से वो सीखता है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि अगर बच्चे को हमें कुछ ऐसे खिलौने दिखाने हैं, बताने हैं, जिसके माध्यम से कोई चीज़ सिखानी है, तो हम उसको जैसे एक खिलौना ऐसे देते हैं कि उसको स्पर्श करने पे वो आगे जाता है, और एक ऐसा देते हैं कि जिसको वो स्पर्श करता है तो एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है। तो बार बार इस क्रिया को उसके सामने किया जाता है, बताया जाता है, तो वो आसानी से पहचान लेता है कि किसके द्वारा जो है हमें स्पर्श करने पर एक आवाज़ अनुभव होता है और किसको हम अगर स्पर्श करेंगे तो वो आगे की ओर गतिमान हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में जो भी चीज़ें बच्चे को सिखाई जाती हैं, नई बताई जाती हैं, वो मूर्त रूप में उसके सामने प्रस्तुत की जाती हैं, उसके द्वारा ही वह सीखता है और इन गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। ये सारी जो है इस अवस्था की विशेषताएं हैं। अब हम आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। यह अवस्था जो है वो बचपन की प्रारंभिक अवस्था है। पियाजे ने इस अवस्था को भी पुनः 2 भागों में विभक्त किया, जिसमें से पहला भाग है पूर्व अवधारणात्मक अवधि, जिसे हम प्री कंसेप्चुअल पीरियड कहते हैं, जो 2 वर्ष से 4 वर्ष के बीच होती है। अगली अवस्था होती है सहज ज्ञान युक्त अवधि, जो इंट्यूटिव पीरियड जिसको हम कहते हैं, और ये 4 से 7 वर्ष की बीच की होती है। अब हम सबसे पहले इसमें से पहली अवधि जो पूर्व अवधारणात्मक अवधि है, 2 से 4 वर्ष के बीच है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस स्तर पर बच्चा सांकेतक या सिग्निफायर्स को विकसित करता है। सांकेतक का तात्पर्य यह है कि बच्चा यह जानने योग्य हो जाता है कि शब्द और विचारों का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। और इस संदर्भ में पियाजे ने 2 प्रकार के संकेतकों पर जोर दिया है। पहला है प्रतीक, दूसरा है संकेत, जिसे हम सिंबल और साइन के रूप में भी जानते हैं। पियाजे ने प्रतीक और चिन्ह को इस अवस्था के 2 महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता दी है। प्रतीक का तात्पर्य यहाँ है कि किसी ठोस वस्तु का मानसिक निरूपण के रूप में होता है। ठोस वस्तु उसके सामने रखी जाती है, तो उसके द्वारा वो जो जानता सीखता है, या कोई भी ऐसे उदाहरण जो बताए जाते हैं
तो वो वहाँ पर उसको आसानी से सीख सकता है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि जब कोई बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है और उसके दिमाग में जो एक मेंटल इमेज बनती है, तो उसका प्रतीक का उदाहरण हम मान सकते हैं। दूसरा, हम गणितीय उसमें उदाहरण ले सकते हैं कि यदि बच्चे को आयताकार आकृति जो उसके आसपास दिखती हैं, उसके बारे में उसे बताया जाए, समझाया जाए और बाद में उस तरह की किसी दूसरे आयताकार वस्तु के दिखाई जाए तो उसके आकार के बारे में बताया पूछा जाए तो वो आसानी से बता लेगा कि ये उसी प्रकार की एक दूसरी वस्तु है। दूसरा, संकेत की अवधारणा उन्होंने जो दी, तो संकेत वस्तुओं या घटनाओं का अमूर्त प्रतिनिधित्व है। इसका उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि कोई भाषा या शब्द जब हम उपयोग करते हैं उसके द्वारा जो वो सीखता है, जानता है, तो वो हमारा एक उदाहरण हो सकता है संकेत का या साइन का। अगली अवस्था है सहज ज्ञान युक्त अवस्था, जो 4 से 7 वर्ष के अवधि के दौरान होती है। इस स्तर पर बच्चे की तर्क शक्ति अधिक परिपक्व हो जाती है। अब वह जो महत्वपूर्ण हमारी गणितीय अवधारणाएं हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग में शामिल सामान्य मानसिक प्रक्रिया को समझ लेता है। लेकिन हमें यहाँ इस बात पे ध्यान देना होगा कि इसके पीछे जो सिद्धांत है वो बच्चा इस अवस्था में समझ नहीं पाता है। अंतर्ज्ञानी सोच एक प्रकार की सोच है जिसका कोई व्यवस्थित तर्क नहीं होता है। इस अवस्था में हमें विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस स्तर पर बच्चे में रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता का लक्षण नहीं होता है। इसको इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। बच्चा ये तो जानता है कि 2 को 2 से अगर गुणा किया जाए तो उसका उत्तर 4 आएगा। तो इसी प्रकार अगर दूसरा उसको कहा जाए कि 5 से 3 को गुणा किया जाए तो उसका उत्तर 15 आ जाएगा, या 3 से 3 को गुणा किया जाए तो उसका उत्तर 9 आएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इसमें जो उत्क्रमणीय संक्रिया है उसको अगर हम उपयोग करें, जैसे 2 से 2 में गुणा करने पर 4 तो वो बता लेगा, लेकिन अगर उससे ये पूछा जाए कि 4 को 2 से भाग दिया जाए, 4 को 2 से डिवाइड किया जाए तो उसका उत्तर कैसे निकालोगे, तो वो बताने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में उत्क्रमणीयता का अभाव होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम दूसरे शब्दों में कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड भी कहते हैं, यह 7 से 11 वर्ष की अवधि के दौरान होती है। इस स्तर पर बच्चा मानसिक क्रियाओं के आधार पर 2 ठोस वस्तुओं अर्थात कंक्रीट ऑब्जेक्ट के बीच वो अंतर कर सकता है। मौखिक कथन से वो समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। इसको हम एक गणितीय उदाहरण से समझते हैं। यदि 3 वस्तुएं हैं उसके पास, ए, बी और सी, उसमें ये बताया जाता है कि ए वस्तु जो है वो बी से बड़ी है और बी वस्तु जो है वो सी से बड़ी है। लेकिन यहाँ हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि तीनों वस्तुओं को उसको हम सामने दिखा रहे हैं, मूर्त रूप में उसको दिखा रहे हैं। अमूर्त रूप से उससे हम ये प्रश्न या ये व्याख्या उसके सामने हम नहीं कर रहे हैं। तो तीनों वस्तुएं उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके बताते हैं कि ए वस्तु जो है वो बी से बड़ी है और बी जो है वो सी से बड़ी है। अब हम प्रश्न पूछते हैं कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो आसानी से, चूंकि मूर्त रूप में, प्रत्यक्ष रूप में उसको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो आसानी से बता लेता है कि ए जो है वस्तु वो इन तीनों में सबसे बड़ी है। लेकिन अगर अमूर्त रूप से उसको केवल पूछा जाए, सामने उसकी कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु दिखाई न दे करके ये पूछा जाए कि x वस्तु जो है वो y से बड़ी है और y जो है वो z से बड़ी है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर अमूर्त रूप से उससे प्रश्न किया जा रहा है, कोई कंक्रीट या मूर्त ऑब्जेक्ट उसके सामने नहीं है। तो ऐसी अवस्था में वो ये बताने में सक्षम नहीं हो पाता है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। इस स्तर पर बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का गुण विकसित हो जाता है। इसके पूर्व की अवस्था में हमने देखा था कि वो रिवर्सिबिलिटी का गुण उसमें नहीं हो पाता। जैसे उदाहरण हमने दिया था कि 2 में 2 से गुणा करने पर 4 होगा, लेकिन 4 को 2 से डिवाइड करने पर क्या उत्तर आएगा वो बताने में सक्षम नहीं हो पाता। लेकिन इस अवस्था तक रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीयता का गुण विकसित हो जाता और ऐसी गणितीय संक्रियाएं करने में वो सक्षम हो जाता है। इस स्तर पर बच्चा 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं को विकसित करता है। पहला है संरक्षण, दूसरा संबंध और वर्गीकरण। बच्चा लंबाई, वजन और पदार्थ के संरक्षण की समस्याओं को हल कर सकता है। बच्चे में गुणों के आधार पर चीजों को समूहबद्ध करने की क्षमता विकसित होती है। इसको हम एक उदाहरण के, गणितीय उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर बच्चे के सामने 2-3 अलग अलग तरह के गणितीय चित्रों को दिखाया जाए, एक में वर्ग दिखाया जाए
और एक में आयत दिखाया जाए और एक में वृत्त दिखाया जाए, इनको आपस में मिक्स कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि एक समान की जो चीजें हैं उनको आप छांट करके एक अलग रख दें, तो वो इस अवस्था में वो उसमें क्षमता विकसित हो जाती है कि वो आयताकार वस्तुओं को अलग कर देगा और जो वर्गाकार वस्तुएं हैं उनको अलग करेगा, और जो वृत्त के समान वस्तुएं जो उसको दिख रही हैं उसको वो अलग कर सकता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड भी कहते हैं, यह 11 से 15 वर्ष के अवधि के दौरान की होती है। इस स्तर पर सोचने की शक्ति अधिक लचीली और प्रभावी हो जाती है। इस स्तर पर सोचने की प्रक्रिया व्यवस्थित हो जाती है। बच्चा अमूर्त सोच के आधार पर समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो इस तरह से हमने ये देखा चारों अवस्थाएं किस तरह सीखने में गणितीय संख्याओं को मदद करती हैं। अब हम अगले पड़ाव पे आते हैं, जिसमें जीरोम एस ब्रूनर के विचार पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। ब्रूनर के अनुसार समाज और संस्कृति बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रूनर ने इस प्रतिनिधित्व को 3 प्रकार से बताया है। पहला है निष्क्रिय प्रतिनिधित्व, जिसे इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इस अवस्था पे पूरी तरह से ये कार्यवाही आधारित होती है, जो एक्टिविटी बेस्ड होती है, उसके द्वारा ही हम चीज़ों को सिखाते हैं। दूसरी अवस्था हमारी होती है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन की, जो इमेज बेस्ड होती है। कोई छवि को दिखा करके या छवि के आधार पर कोई उसको नई संक्रिया सिखाना समझाना चाहें तो वो हम सिखा सकते हैं। अगली है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो भाषाओं पर आधारित होती है। अब हम तीनों अवस्थाओं को विस्तार से समझते हैं। निष्क्रिय अवस्था क्या है, इनएक्टिव स्टेज क्या है? यह सबसे पहले प्रतीत होता है। इसमें एन्कोडिंग की क्रिया आधारित जानकारी शामिल होती है और इसमें हमारी स्मृति में ये संग्रहित करना होता है। अब हम अगली अवस्था के बारे में देखते हैं, जो कि निष्क्रिय अवस्था है, इनएक्टिव स्टेज। निष्क्रिय अवस्था यह सबसे पहले प्रतीत होता है। इसमें एन्कोडिंग की क्रिया आधारित जानकारी और इसे हमारी स्मृति में संग्रहित करना है। बच्चा मोटर एक्टिविटी, जिसे हम गामक गतिविधि भी कहते हैं, वो कर सकता है, लेकिन वह चित्र और शब्द के रूप में इनका वर्णन नहीं कर पाता है। दूसरी अवस्था है प्रतिष्ठित अवस्था या आइकॉनिक स्टेज होती है। इस स्तर पर जानकारी को छवियों के रूप में दृष्टिगत रूप में संग्रहित किया जाता है। यहाँ छवियों का अर्थ है कि दिमाग में जो मानसिक तस्वीर बनती है, मेंटल पिक्चर इन माइंड्स आई, उसको हम समझते हैं। नए विषय सीखते समय आरेख और चित्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस स्तर पर। अगली अवस्था हमारी है प्रतीकात्मक अवस्था। यह अंत में विकसित होता है। यह वह जगह है जहां जानकारी कोड या प्रतीक के रूप में संग्रहित की जाती है, जैसे कि भाषा है। अमूर्त अवधारणाओं से निपटने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांकेतिक अवस्था में ज्ञान को प्राथमिक रूप से शब्दों, गणितीय प्रतीकों या अन्य प्रतीक प्रणाली के रूप में संग्रहित किया जाता है। ब्रूनर और पियाजे के बीच असहमत के बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। ब्रूनर जिन बिंदुओं पर पियाजे से असहमति रखते हैं, वे बिंदु इस प्रकार से हैं। जैसे विकास एक सतत प्रक्रिया है, न कि चरणों की एक श्रृंखला है। पियाजे ने बताया कि एक चरणबद्ध श्रृंखला है, लेकिन ब्रूनर ने बताया कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम एक स्टेज स्पेसिफिक कोई चीज़ अगर सिखाना और सीखने के लिए बाध्य करें तो वो ऐसा सही नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिक जानकार साथी अगर हमें मिल जाए तो हम उसकी साझेदारी से बहुत सारी चीज़ें एक स्टेज पे, जो कि हमारी अगली स्टेज की विशेषता है, उसको हम उसके पहले वाली स्टेज में ही हम सीख सकते हैं। आप संज्ञानात्मक विकास को तेज कर सकते हैं। आपको बच्चे को तैयार होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप पियाजे के अनुसार चलें तो एक पर्टिकुलर स्टेज में अगर गणितीय संक्रिया उसको चक्रवृद्धि ब्याज की बतानी है, तो उसका ये कहना है कि अगर इस अवस्था पर हम सिखाएंगे तो वो उतना बेहतर ढंग से नहीं सीख पाएगा। लेकिन ब्रूनर ने कहा कि अगर हमारे पास एक अधिक जानकार लर्नड पर्सन है हमारे पास, या एक ऐसा शिक्षक है जिसमें वो क्षमता है बच्चे को सिखाने की, साथ ही साथ बच्चा भी उस स्तर पर है कि वो उस अवधारणा को सीख सकता है, तो हमें अगली स्टेज का इंतजार न करके हम उस अवधारणा को उसके पहले भी हम सिखा सकते हैं। अब हम वाइगोत्स्की के विचारों पर चर्चा करते हैं। इन्होंने 3 स्तर महत्वपूर्ण स्तरों को बताया है। पहला है वास्तविक विकास का स्तर, दूसरा है संभावित विकास का स्तर, तीसरा है संभाव्य विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की के विचार
वाइगॉत्स्की ने रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म में सीखने के सामाजिक पहलू को शामिल किया है। वाइगॉत्स्की ने संभाव्य विकास का क्षेत्र या जिसे हम जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण अवधारणा को दिया। समस्या को हल करने के लिए उन्होंने 3 संभावनाएं बताई। अगर कोई समस्या किसी छात्र के सम्मुख रखी जाए तो 3 तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। किसी क्लास में अगर हम जाएं और कोई ऐसी समस्या रखें तो हमारे पास 3 संभावनाएं होती हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार पहली संभावना ये हो सकती है कि सभी छात्र इसे बिना किसी बाहरी सहयोग के, बिना किसी बाहरी व्यक्ति के सहयोग से स्वयं इस समस्या को हल कर सकें। दूसरी संभावना ये होती है कि कुछ छात्र इसे व्यक्तिगत रूप से हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ को बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। तीसरी संभावना ये होती है कि समस्या के समाधान के लिए सभी को बाहरी सहयोग की आवश्यकता होती है। अब हम इन स्तरों को समझते हैं। पहला है वास्तविक विकास का स्तर या लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। एक ऐसा चरण होता है जब कोई भी व्यक्ति बिना किसी बाहरी सहायता से उस समस्या के समाधान को हल करने में स्वयं सक्षम होता है। दूसरा स्तर होता है संभावित विकास का क्षेत्र, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। एक ऐसा चरण होता है जहां एक छात्र शिक्षक या किसी जानकार व्यक्ति के समर्थन से वहां तक पहुंच सकता है। तीसरा क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में विस्तार से वाइगॉत्स्की ने बताया, वो है संभाव्य विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का स्तर। यह संभाव्य विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का अंतर है। अब हम इस अवधारणा को जो वाइगॉत्स्की ने बताई है उसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर किसी क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दी जाती है बच्चों को, तो 3 संभावनाएं हो सकती हैं कि सारे बच्चे उस हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित समस्या को समाधान कर लें, या कुछ बच्चे कर पाएं, कुछ न कर पाएं। तीसरी संभावना हो सकती है कि कुछ अलग बच्चों को अगर उनके अध्यापक की मदद मिल जाए तो उस समस्या का समाधान वो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ हमें इस बात पर ध्यान रखना होता है कि शिक्षक की भूमिका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण होती है। उसी के द्वारा वह नई कंसेप्ट को या नए अवधारणाओं को बच्चों को आसानी से सिखा सकता है। शिक्षक और छात्र 4 कौशलों में भाग लेते हैं। पहला है प्रश्न करना, दूसरा है उसको क्लेरिफाई करना या उसको स्पष्ट करना, तीसरा है सारांशित करना और अगला है भविष्यवाणी करना या प्रिडिक्टिंग करना। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत सहयोगी अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहयोगी शिक्षण समूह में सदस्यों के पास क्षमता के विभिन्न स्तर होते हैं, इसलिए अधिक उन्नत साथी, मोर नॉलेजेबल पीयर्स जो होते हैं, वो कम उन्नत या लेस एडवांस्ड मेंबर्स को उनके जेडपीडी के भीतर मदद करते हैं। अधिक उन्नत साथियों की सहायता प्रदर्शन अधिक उदाहरण और प्रतिक्रिया देने के रूप में हो सकता है, जिसके द्वारा वो उनकी मदद कर सकते हैं। आज की चर्चा में जिस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की, उनको संक्षेप में इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। स्कीमा को ज्ञान की एक इकाई के रूप में माना जा सकता है, जो वस्तुओं, क्रियाओं और अमूर्त अवधारणाओं सहित दुनिया के एक पहलू से संबंधित है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं: संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक संरचना कक्षा के अंदर और बाहर के अनुभवों के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। ब्रूनर के अनुसार समाज और संस्कृति बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रूनर ने प्रतिनिधित्व के 3 तरीके प्रस्तावित किए हैं: निष्क्रिय प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। विकास एक सतत प्रक्रिया है, न कि एक चरणों की श्रृंखला है। आप संज्ञानात्मक विकास को तेज कर सकते हैं। आपको बच्चे के तैयार होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। ये विचार ब्रूनर के हैं। वाइगॉत्स्की ने रचनावाद में सीखने के सामाजिक पहलू को शामिल किया। साथ ही उन्होंने संभाव्य विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है? वह संभावित विकास का स्तर और वास्तविक विकास के स्तर के बीच का एक अंतर है। संभाव्य विकास का क्षेत्र को बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आज की इस परिचर्चा में हमने 3 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के विचारों का अध्ययन किया: पियाजे, ब्रूनर और वाइगॉत्स्की। उनका क्या रोल रहा है और उनके द्वारा दी गई अवधारणाओं को
विस्तार से हम लोगों ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जाना। धन्यवाद।